कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पाठ 7 को। इस पाठ का नाम है बच्चों रूप बड़ा या गुण। तो इस पाठ को इससे पहले वाली वीडियो में हमने अच्छे से समझ लिया था बच्चों। अगर आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख भी सकते हैं। ठीक, अगर वो वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस पाठ के आधार पे उन प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक का है वो है विक्रमादित्य क्यों प्रसिद्ध थे। तो बच्चों, जो विक्रमादित्य थे वो अपनी वीरता और न्यायप्रियता की वजह से प्रसिद्ध थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीर थे और दूसरी बात थी वो न्याय बहुत अच्छा करते थे, न्याय का हमेशा पालन करते थे, इसलिए वो प्रसिद्ध थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के कारण प्रसिद्ध थे। ठीक, जो ख नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि हमने इस पाठ में देखा था, इनकी कुछ रचनाएं हमें लिखी हुई दिखी थी वहाँ, जैसे कि मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम। ये 3 रचनाएं हमें लिखी हुई दिखी थी और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाएं हैं बच्चों, तो इन्हें हमें अच्छे से याद कर लेना है। पहली है मेघदूत, दूसरी है रघुवंश और तीसरी है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, इन तीनों को अच्छे से याद कर लेंगे हम। ठीक, तो अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जो ग नंबर वाला प्रश्न है वो है कालिदास ने सोने की सुराही क्यों बनवाई थी। तो बच्चों, कालिदास ने सोने की सुराही इसलिए बनवाई थी क्योंकि वो राजा के जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब देना चाहते थे कि रूप जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने आंतरिक गुण होते हैं। तो क्योंकि सोने की सुराही कैसी होती है, सुंदर होती है, लेकिन उसमें अंदर जो उसके अंदर जो गुण है पानी को गर्म करने का, वो क्या है, वो गुण उसका महत्व नहीं रखता। ठीक, तो जो रूप है उसने राजा ने क्या है उसके रूप के आधार पर उसे महत्व तो नहीं दिया सुराही को, सोने की सुराही को, क्योंकि ये ना जो मिट्टी की सुराही थी वो कम रूपवान थी या फिर बोले तो कुरूप थी। फिर भी उसका जो आंतरिक गुण था पानी को ठंडा रखने का, उसके आधार पे महत्व उसका ही ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कालिदास ने सोने की सुराही महाराज को यह समझाने के लिए बनवाई कि महत्व बाहरी सुंदरता का नहीं बल्कि आंतरिक गुणों का होता है। ठीक है, उस सोने की सुराही से राजा ये समझ गए कि महत्व बाहरी सुंदरता का नहीं होता बल्कि आंतरिक गुणों का होता है। जो मनुष्य के अंदर के गुण होते हैं उनका महत्व होता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो ड़ नंबर वाला प्रश्न है वो है कालिदास ने विक्रमादित्य की बात का जवाब देने के लिए क्या किया। तो बच्चों, कालिदास जी ने विक्रमादित्य का जवाब देने के लिए एक सोने की सुराही बनवाई थी, जिससे कि वो ये समझा सकें कि ये सोने की सुराही इतना सुंदर होते हुए भी क्योंकि इसके आंतरिक गुण अच्छे नहीं हैं तो वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने की मिट्टी की सुराही है। ठीक, तो मनुष्य के जो रूप है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि उसके आंतरिक गुण होते हैं, ये समझाना चाहते थे। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे कालिदास ने विक्रमादित्य की बात का जवाब देने के लिए एक सोने की सुंदर सुराही बनवाई थी। क्या किया था, एक सोने की सुंदर सुराही बनवाई थी। अब देख लेते हैं बच्चों जो अगला प्रश्न है, 4 नंबर वाला जो प्रश्न है वो है महत्व भारी सुंदरता का नहीं आंतरिक गुणों का होता है का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, जो बाहरी सुंदरता है वो एक बार तो हो सकता है किसी व्यक्ति को प्रभावित कर दे, लेकिन वो चिरकालीन तक, मतलब एक लंबे समय तक हमेशा के लिए प्रभावित नहीं होता बाहरी सुंदरता से। लेकिन जो आंतरिक गुण होते हैं वो व्यक्ति के बहुत लंबे समय तक प्रभावित करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण क्या होते हैं, आंतरिक गुण होते हैं, ना कि बाहरी सुंदरता। ठीक, तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे महत्वपूर्ण सुंदरता आंतरिक गुणों की होती है। ठीक है, तो जो आंतरिक गुण होते हैं उसकी सुंदरता महत्वपूर्ण होती है, ना कि बाहरी स्वरूप की, ना कि बाहरी रूप की। अर्थात बाहरी सुंदरता तो किसी को एक बार प्रभावित करती है, मतलब एक बार ही हम उसे देखकर अगर कोई व्यक्ति सुंदर है तो हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें हमेशा के लिए प्रभावित रहना है तो उसके आंतरिक गुण महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन व्यक्ति के आंतरिक गुणों का प्रभाव चिरस्थायी होता रहता है, मतलब हमेशा के लिए जो आंतरिक गुण है वो हमेशा के लिए उसे प्रभावित करते हैं व्यक्ति को। अब बच्चों, जो इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 2 है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए हैं, उन रिक्त स्थानों के भरने के लिए 2 शब्द के विकल्प भी दिए हैं। ठीक है, जो सही उत्तर होगा, जो सही विकल्प होगा, हम उसको रिक्त स्थान में भर देंगे। तो यहाँ पर क नंबर वाला जो रिक्त स्थान है वो है विक्रमादित्य डैश के राजा थे। तो हमें बताया है बच्चों विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, तो यहाँ पे हम उज्जैन भर देंगे। ठीक, उज्जैन के राजा थे। अगला जो रिक्त स्थान है वो है कालिदास डैश भाषा के कवि थे। तो कालिदास संस्कृत भाषा के कवि थे बच्चों। किस भाषा के कवि थे, संस्कृत भाषा के बहुत बड़े कवि थे। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा संस्कृत। ठीक, संस्कृत।
अगला है ग नंबर वाला, वो है विक्रमादित्य डैश व्यक्ति थे, कुरूप थे कि सुंदर थे? तो विक्रमादित्य तो बच्चों सुंदर व्यक्ति थे, ठीक, सुंदर थे, तो यहां पर आ जाएगा सुंदर। अगला है ग नंबर वाला, कालिदास ने राजा के लिए डैश की सुराही बनवाई थी, तो चांदी की सोने की? तो उन्होंने सोने की सुराही बनवाई थी, तो यहां पे आ जाएगा सोने की। अब देख लेते हैं इस पाठ के बच्चों अगले प्रश्न को। अब हमारे भाषा अध्ययन के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो भाषा अध्ययन का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, हमें उनका शुद्ध उच्चारण करना है, मतलब अच्छे से बिना किसी अशुद्धि के उसे पढ़ना है, ठीक। तो जो पहला जो शब्द है बच्चों ये वाला, उसका उच्चारण होगा विक्रमादित्य। क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य, ठीक। दूसरा शब्द है इसका उच्चारण हो जाएगा नवरत्न। तीसरा शब्द है इसका उच्चारण हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। ये जो शब्द है इसका उच्चारण होगा संदेह, विद्वान, विद्वान, घिग्गी। और अंतिम जो शब्द है उसका उच्चारण होगा क्षमा, ठीक। इस तरीके से आप भी उच्चारण कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जो बच्चों इस भाषा अध्ययन का जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है निम्नलिखित शब्दों में, तो यहां से देख लेते हैं निम्नलिखित शब्दों में महा शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए, ठीक, तथा उदाहरण के अनुसार उसके समक्ष उपयुक्त शब्द भी नाम लिखिए। तो ये जैसे महा ये शब्द है, इसे हमने कवि में जोड़ा तो ये क्या बन गया? महाकवि। इसी तरीके से हम महा को हम पुरुष में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा महापुरुष, ठीक है। तो यहाँ हमने जोड़ दिया महापुरुष। तो महापुरुष बच्चों उस पुरुष को बोलते हैं जो पुरुष महान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पुरुष महान, बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं हमारे देश में, तो किसी एक का भी हम नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं महात्मा गांधी जी का नाम, ठीक है, महात्मा गांधी, क्योंकि हमारे देश के सबसे महान व्यक्तियों में एक है महात्मा गांधी, ठीक। अगला है महासागर, ठीक। तो महासागर, महा में हम सागर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा महासागर, ठीक। तो महासागर, तो यहाँ पे हम एक महासागर का नाम लिख देते हैं, जैसे हिंद, हिंद महासागर है उसका नाम लिख देते हैं हिंद महासागर, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं आपके मन में जो है। अगला है महा में जब हम काव्य जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा महाकाव्य, ठीक, महाकाव्य। तो कुछ महाकाव्यों के नाम अभी हमने देखे थे, तो उनमें से एक लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मेघदूत, ठीक, मेघदूत, ठीक, ये महाकाव्य हो गया। इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न भी हमारा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हमें शब्द दिख रहे हैं, जैसे कालिदास, सुंदर, चतुर, विद्वान, रूप, सुराही। तो इन शब्दों के हमें वाक्य बनाना है, और इस तरीके के वाक्य बनाना है जिनमें ये शब्द आए हुए हों। जैसे अब बच्चों जो पहला शब्द है वो है कालिदास। कालिदास के लिए हमने वाक्य बनाया है कालिदास एक गुणी व्यक्ति थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, हमने कालिदास शब्द का इस वाक्य में प्रयोग किया है। यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इस जगह पर हमने कालिदास शब्द का प्रयोग किया है। अगला है सुंदर। सुंदर शब्द है, तो इसके लिए हमने जो वाक्य बनाया है वो है व्यक्ति के आंतरिक गुण सुंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इस जगह पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, ठीक। अगला है चतुर। चतुर, राम एक चतुर लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चतुर शब्द यहाँ पे आ गया है, ठीक। अगला है विद्वान। हमें विद्वान बनना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हमने विद्वान शब्द का प्रयोग किया है। अगला है रूप। राधा रूप से सुंदर और गुणों से धनवान है। तो यहाँ पे हमने रूप शब्द का प्रयोग किया है। सुराही। तो जो सुराही शब्द है बच्चों, उसके लिए हमने यहाँ पे देखो, गर्मियों में सुराही का पानी पीना लाभकारी होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने सुराही शब्द का प्रयोग किया है। तो ये इस शब्द को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस तरीके से बच्चों आपको वाक्य बनाना है। बस वाक्य में बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जिस शब्द के लिए वाक्य बना रहे हैं उस शब्द का प्रयोग उस वाक्य में होना चाहिए, ठीक। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों यहाँ पे हमें दिया है कि जानिए, ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं, जैसे सूखे, ठंडी, कुछ आदि, ठीक है। तो विशेषण शब्द क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा यानी किसी भी शब्द के नाम को, किसी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यानी नामवाचक शब्द संज्ञा कहलाते हैं। और सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, ठीक। इस तरीके के शब्द सर्वनाम कहलाते हैं।
तो संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं तो उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषता ये गुणों के आधार पे हो सकती है, दोषों के आधार पे होती है, रंग, आकार, अवस्था आदि के आधार पे हो सकती है। ठीक है, तो अब विशेषण से संबंधित हमसे प्रश्न किया है, तो यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए हैं बच्चों। इन वाक्यों में से हमें विशेषण शब्द छांट कर बताना है। तो देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, वो ये कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे जो पहला वाक्य है वो है उज्जैन का राजा न्यायप्रिय था। तो यहाँ पे देखो ये राजा, राजा क्या है, एक संज्ञा शब्द है। वो इस राजा शब्द की जो विशेषता बता रहा है वो है न्यायप्रिय। तो ये जो न्यायप्रिय शब्द है बच्चों वो विशेषण है। ठीक, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप उत्तर के रूप में इस शब्द को लिख सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा वाक्य है वो है यहाँ खाली सुराही है। तो सुराही एक संज्ञा शब्द हो गया और इस सुराही की जो विशेषता शब्द बता रहा है वो है खाली। तो ये शब्द जो है वो विशेषण है। ठीक, खाली। इसी तरीके से जो तीसरा जो वाक्य है वो है चतुर व्यक्ति अपना काम शीघ्र कर लेता है। तो यहाँ पे व्यक्ति एक संज्ञा है और इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, चतुर। ठीक, तो ये क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा जो वाक्य है वो है गीता एक सुंदर लड़की है। तो गीता की जो विशेषता बता रहा है वो ये सुंदर शब्द बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से पांचवा है गाय का दूध मीठा होता है। तो गाय के दूध का विशेषता ये मीठा शब्द बता रहा है। तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा। इस तरीके से जिस भी मैंने ये बॉक्स बनाए बच्चों वो हमारे उत्तर के रूप में हो जाएंगे। तो आप उत्तर करके इन बॉक्स वाले शब्दों को लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, जो अगला प्रश्न है उस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, वो क्या कहता है, हाँ, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों से मुहावरे बनाकर उनके अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें कुछ शब्द दिए हैं जैसे कान और ये कच्चा। ठीक है, कान और कच्चा को मिला के हमने एक मुहावरा बनाया, कान का कच्चा। ठीक है, तो इसका हमें अर्थ बताना है। किसी की भी कही हुई बात पर विश्वास करने वाला, मतलब कोई व्यक्ति कोई भी बात कर रहा है उसकी विश्वास पर बिना उसको जाने कि वो बात सही है कि गलत है, उस पर भरोसा करना, उस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को हम कान का कच्चा बोलते हैं। ठीक, अगला जो शब्द है बच्चों वो इससे बना है कान और भरना। तो इसका हो गया कान भरना। कान भरने का अर्थ होता है चुगली करना। ठीक है, एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति से बताना या फिर उसकी चोरी छुपे दूसरे व्यक्ति को उस बात की किसी व्यक्ति की बुराई करना, तो वो क्या होता है, चुगली करना। ठीक है, इसी तरीके से और भी शब्द हमें दिए हैं, उन शब्दों से हमें मुहावरे बनाना है पहले और फिर उस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो देख लेते हैं बच्चों, पहले मुहावरे बताएंगे हम, फिर हम अर्थ बताएंगे। तो ये शब्द है हमारा जवान और ये मीठा। तो यहाँ पे जवान और मीठा को हम मिलाकर बनाएंगे जवान का मीठा। ठीक है, जवान का मीठा, जवान का मीठा, ये तो हमारा मुहावरा बन गया बच्चों। अब इस मुहावरे का हमें अर्थ भी बताना पड़ेगा। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों ऐसा व्यक्ति जो मधुर वाणी बोलता है। मधुर वाणी बोलने वाले व्यक्ति को हम जवान का मीठा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मधुर वाणी बोलने वाला, मधुर वाणी बोलने वाला। ठीक, अगला जो मुहावरा है बच्चों वो है जवान, तो ये पक्का, तो जवान का पक्का। ठीक है, ये हमारा मुहावरा बन जाएगा जवान का पक्का। सॉरी, ये पा बन गया, जवान का पक्का। पक्का, इस तरीके से बच्चों ये हमारा मुहावरा बन गया। ठीक है, इसका अर्थ लिखेंगे हम ऐसा व्यक्ति जो अपनी जबान से मुकरता नहीं है। मतलब अगर कुछ बोल दिया, एक बार कोई कमेंटमेंट कर दिया तो कर दिया, फिर अपनी बात से वो पीछे ना हटे, तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं जबान का पक्का। ठीक है, तो हम लिखेंगे अपनी जुबान से ना मुकरने वाला, अपनी जुबान से ना मुकरने वाला, ना मुकरने वाला ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं जवान का पक्का। ठीक, अगला है गा वाला नाक और कटना। तो ये हो गया नाक कटना। ठीक है, तो नाक कटना। अब नाक कटने मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों बदनामी होना, यानी बेइज्जती होना। ठीक है, बेइज्जती होने को हम बोलते हैं नाक कटना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बदनामी होना। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया, बदनामी होना, बदनामी होना। अगला है नाक दम। तो हम इस मुहावरे को बनाएंगे नाक में दम, नाक में दम होना। ठीक है, नाक में दम होना। ठीक, तो नाक में दम होने मुहावरे का अर्थ होता है परेशान होना।
जैसे कि कोई बच्चे बहुत सारे हमारे सामने उद्यम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इन्होंने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, मतलब इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है, ठीक है। तो परेशान होना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परेशान होना। अगला जो शब्द है बच्चों वो है आँख खोलना, ठीक है। तो ये इसका मुहावरा बन जाएगा आँख खोलना, आँख खोलना। इसका अर्थ हो जाएगा होश में आना, यानी अगर हमें किसी बात का पता नहीं है, उस बात का हमें एकदम से पता चल जाए तो हम होश में आ जाते हैं, यानी हमारी आंखें खुल जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे होश में आना, होश में आना। अगला जो बच्चों मुहावरा है वो है आंख भरना। आंख भरने का अर्थ हम अभी देख लेंगे, पहले इसे लिख लेते हैं, आंख भरना, ठीक है। इसका अर्थ होता है आंखों में आंसू आना, यानी कोई बुरी खबर सुनकर हमारी आंखों में जो आंसू आ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आंख भरना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना, आंसू आना, ठीक। इस तरीके से बच्चों हमने ये मुहावरे बनाए पहले इन शब्दों से, फिर उनके अर्थ भी देखे। अब देख लेते हैं बच्चों जो अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो है निम्नलिखित वाक्यों में नहीं मत शब्द का यथास्थान प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन वाक्यों को नकारात्मक बनाना है, ठीक है, नहीं और मत का प्रयोग करते हुए। तो जैसे कि जो का नंबर वाला वाक्य है वो है कालिदास सुंदर थे, तो यहाँ पे हम इसके उत्तर में लिखेंगे कालिदास सुंदर, और यहाँ सुंदर और थे के बीच में हम लिख देंगे नहीं, नहीं, ठीक है, थे, कालिदास सुंदर नहीं थे। इस तरीके से ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, कालिदास सुंदर नहीं थे, ठीक है। जो खा नंबर वाला वाक्य है वो है आज भीषण गर्मी है, तो हम लिखेंगे आज भीषण गर्मी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्मी और है के बीच में नहीं लिख देंगे हम, नहीं है, ठीक है। अब ग नंबर वाला वाक्य है यहाँ खेलो, तो यहाँ अब इसका मत का प्रयोग करेंगे, यहाँ मत खेलो, ठीक। तो यहाँ और खेलो के बीच में हम लगा देंगे मत, यहाँ मत खेलो, ठीक है। आपको पूरा लिखना है, ठीक है, उत्तर के रूप में पूरा लिखना है, यहाँ मत खेलो, इस तरीके से। ग नंबर वाला जो वाक्य है वो है विद्यालय की दीवारी गंदी करो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विद्यालय की दीवार गंदी मत करो, तो यहाँ पे आ जाएगा मत। अगला है बाहर धूप में खेलो, तो बाहर धूप में मत खेलो या फिर नहीं खेलो, दोनों ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नहीं खेलो या फिर मत खेलो, मत खेलो ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने नहीं और मत का प्रयोग करते हुए ये वाक्य बना लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, वो है नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। जैसे कि हमें यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, उदाहरण में एक वाक्य है विक्रमादित्य बहुत सुंदर थे, ठीक। इस तरीके से ये एक वाक्य है। तो यहाँ पे इन्होंने परिवर्तित किया है, मैंने सुना है कि विक्रमादित्य बहुत सुंदर थे, ठीक है। तो इस तरीके से बस इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने सुना है ऐसा लगा दिया, इस वाक्य के पहले मैंने सुना है, ठीक। अब ये का नंबर वाला वाक्य है वो है कालिदास नवरत्नों में से एक थे, तो यहाँ भी हम है ना बस ये लिख देंगे मैंने सुना है कालिदास नवरत्नों में से एक थे, बस इतना हो जाएगा। मैंने सुना है कि, बस यहाँ तक हम लिखेंगे, इससे पहले इस जगह पर लिख देंगे मैंने सुना है कि कालिदास नवरत्नों में से एक थे, ठीक। अगले सभी वाक्यों में भी बच्चों यही लिखना है, मैंने सुना है कि शहर में बहुत भीड़ भाड़ होती है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। गा नंबर वाला हो जाएगा मैंने सुना है कि भारत में दूध की नदियाँ बहती थी, ठीक है। मैंने सुना है कि आपकी चित्रकारी में रुचि है, मैंने सुना है कि भोपाल तालाबों की नगरी है, ठीक है। बस सभी वाक्यों के आगे हम मैंने सुना है कि लिख देंगे और हमारे उत्तर बनते चले जाएंगे। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करने से पहले बच्चों हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये 3 वाक्य लिखे हमें, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो ये तीनों वाक्यों के बच्चों जो अर्थ है वो अलग अलग निकलते हैं। जो पहला वाक्य है उसका तो कोई अर्थ निकलता ही नहीं है, रोको मत जाने दो, ठीक है। दूसरे वाक्य का अर्थ है रोको मत जाने दो, मतलब किसी व्यक्ति को ये रुकने के लिए बोला जा रहा है, रोको मत जाने दो मतलब उस व्यक्ति को रोक लो। अब तीसरा जो वाक्य कह रहा है वो है रोको मत जाने दो, मतलब उस व्यक्ति को रोकने के लिए नहीं कहा जा रहा है, उस व्यक्ति को जाने के लिए कहा जा रहा है। बस एक कॉमा, इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, कॉमा या फिर अल्पविराम कहते हैं, हिंदी में अल्पविराम बोलते हैं, ठीक है। इस चिन्ह की वजह से ये दोनों वाक्यों का अर्थ बदल गया, एक में रोकने के लिए बोला जा रहा है, एक में जाने के लिए बोला जा रहा है। और सिर्फ अंतर कितना है, सिर्फ इस अल्पविराम का, पहले में ये रोको के बाद अल्पविराम लगा हुआ है और ये तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्पविराम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चिन्हों का कितना महत्व होता है बच्चों भाषा में, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए, चिन्हों के महत्व को दिखाने के लिए ये हमें
तीन वाक्य दिए हैं, क्या पहले में कोई भी चिन्ह नहीं लगा तो उसका कुछ अर्थ निकल ही नहीं रहा है। दूसरे में रोको के बाद अल्पविराम लगा है, मतलब रुकने के लिए कहा जा रहा है। तीसरे में रोको मत के बाद अल्पविराम लगा है, मतलब जाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक, तो ये चिन्हों का बारे में हमें सही जानकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये जो चिन्ह है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। ये जो चिन्ह है वो क्या है, पूर्ण विराम है। ठीक है, तो कोई भी हमारा जो वाक्य है पूरा होता है, वाक्य को हम पूरा करने के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का। ठीक, ये इसे बोलते हैं इंग्लिश में तो हम है ना कॉमा बोलते हैं, और हिंदी में इसे अल्पविराम, मतलब थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए, जब वाक्य बोलते हैं हम वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अल्पविराम। ठीक है, तीसरा जो चिन्ह है ये, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक। जब हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, तो वहाँ पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वाक्य के बाद में। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, इस तरीके के जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चौथा जो चिन्ह है बच्चों वो है विस्मय बोधक। ठीक है, तो विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं बच्चों जहाँ पर हमें कुछ जैसे प्रसन्नता, घृणा आदि मनोभावों को दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे हमें प्रसन्नता हो रही हो या फिर घृणा आदि हो रही हो, जैसे कि अरे बाप रे, ठीक है, इतना बड़ा पेड़। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया है, विस्मय बोधक का। ठीक, योजक चिन्ह हम तुलनात्मक शब्दों के बीच में करते हैं, जहाँ पे तुलनात्मक शब्द आते हैं, जैसे यहाँ पे माता पिता के बीच में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, बारी बारी इसमें भी हमने योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। तो इन चिन्हों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक, अब इनसे संबंधित बच्चों कुछ हमें ये वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पे हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना है। ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इन वाक्यों को चिन्हों के साथ में लिख लीजिएगा। जैसे कि एक मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक, यहाँ पे कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ये शब्द है। तो यहाँ पे रंग बिरंगे बच्चों तुलनात्मक शब्द है, यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा और लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ये है ना हटा दिए गए थे। ठीक, इस तरीके से और भी वाक्य हैं बच्चों, उन वाक्यों के बीच में यहाँ पे चिन्हों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को पूर्ण करना है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।